तो अगर किसी को अपनी देखनी है शादी की मेरी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, तो वो कैसे पता कर सकता है? सेवन्थ हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं जी। या कुंडली में शुक्र की स्थिति कहीं भी अच्छी है तो भी लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। आपने बीच में ये भी बोला था कि 100% नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के जितने भी उपाय होते हैं, एस्ट्रोलॉजी होती है, वो 100% एक्यूरेट नहीं है? नहीं। क्यों? तो कुछ लोग होते हैं जिनकी शादी डिले हो रही होती है, हो नहीं रही होती, तो उनका कैसे पता चलेगा कि अगर सेवन्थ हाउस में शनि बैठे हुए हैं तो शादी लेट होगी। अगर सेवन्थ हाउस के स्वामी शनि हैं तो शादी लेट होगी। सेवन्थ हाउस में मंगल बैठे हैं तब शादी लेट होगी। तो कैसे मनीष जी आप? मैं ठीक हूँ आंसू जी, आप बताइए क्या हाल चाल चल रहे हैं आपके? मैं अभी बहुत बढ़िया। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और आप यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो सवाल से शुरू करते हैं। हाँ। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि आजकल लोग आप देख रहे हैं कि अपने को खुद को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। उनके खुद के सवाल रहते हैं कि मेरी लाइफ कैसी जाएगी, मेरी शादी किससे होगी, वो कैसी होगी, अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी। उसके बाद उनके सवाल ये भी होते हैं कि हमारे बच्चे जो होंगे वो कैसे होंगे, वो पुत्र होंगे, पुत्री होंगी, ज़्यादा क्या होगा अगर उनकी एक से ज़्यादा की प्लानिंग होती है तो। उसके बाद और भी जॉब के भी सवाल होते हैं कि मेरी जॉब लग रही है, नहीं लगेगी, कब तक लग जाएगी, क्या मेरे ग्रह चल रहे हैं अभी इस वक्त, और भी उनके काफ़ी सारे सवाल रहते हैं करियर को लेके, बच्चों के भी करियर को लेके रहते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा शादी से। तो अगर किसी को अपनी देखनी है शादी की मेरी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, तो वो कैसे पता कर सकता है? शादी के लिए हम पहले सेवन्थ हाउस को देखते हैं। हमारा जो पार्टनर का हाउस होता है वो सेवन्थ हाउस होता है जी। सेवन्थ हाउस को देखेंगे। अगर सेवन्थ हाउस में शुक्र की स्थिति अच्छी है, वीनस की स्थिति अच्छी है, सेवन्थ हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं जी। या कुंडली में शुक्र की स्थिति कहीं भी अच्छी है तो भी लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। शुक्र मंगल साथ हैं तो लव मैरिज के चांस बनते हैं। हम वैसे जो देखते हैं लव मैरिज में फिफ्थ हाउस और सेवन्थ हाउस दोनों को देखते हैं कि किस स्टार्स की, आपके ग्रहों की स्थिति कैसी बन रही है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ओके, तो आपने बताया कि अगर शुक्र और मंगल ये दोनों साथ भी होते हैं तब भी लव मैरिज होने के चांसेस होते हैं, चांस बनता है। और तो शुक्र मंगल कहीं पे भी एक साथ होते हैं या भी उसके भी कोई स्पेसिफिक घर है कि इस घर में होंगे तो ही? कहीं भी होंगे तब भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और सबसे मेन प्रबल कहाँ होगा सबसे ज़्यादा? सबसे मेन जो रोल है वो है शुक्र का। शुक्र का सबसे मेन रोल है लव मैरिज होने में। शुक्र का सबसे मेन रोल है। अगर सेवन्थ हाउस में शुक्र है तो शादी लव मैरिज होने के चांसेस रहते हैं। फिफ्थ हाउस में है तो लव मैरिज होने के चांसेस रहते हैं। लग्न में है तब भी लव मैरिज होने के चांस रहते हैं। तो आपने बोला चांसेस होते हैं, तो इसकी परसेंटेज में बोलूँ तो मैं कितनी परसेंटेज है? परसेंटेज एक सिर्फ स्टार से ही नहीं होता जी, क्योंकि कुंडली में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। नक्षत्र कौन से में जन्म हुआ है, कौन सी तिथि को हुआ है, कौन से दिन हुआ है, कौन सा वार था, हमारे पितृ क्या कह रहे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। उस पर भी डिपेंड। सिर्फ एक शुक्र अच्छा है इस बात पे लव मैरिज हो जाएगी ऐसा कहना थोड़ा सा 100% ठीक नहीं है। सही बात है। कभी वो भी आप प्यार करने लायक हो भी कि कोई ऐसा मतलब रिलेशनशिप इतना लंबा चला पाओ, फिर शादी कर पाओ, ये भी मैटर करता है। अब जैसे आंसू जी, कुंडली में मैंने बहुत कुंडलियाँ देखी हैं। कुंडलियों में देखा है शुक्र बहुत उच्च का है। आपका शुक्र बहुत उच्च का है, वृषभ राशि में या मीन राशि में बहुत अच्छा शुक्र है। पर उसके बाद भी अगर आप किसी फीमेल्स का अपमान कर रहे हो, कोई जो फीमेल हैं उनका अपमान कर रहे हो, कोई गर्भवती महिला है उसका अपमान कर रहे हो, उसके साथ आपने बदतमीज़ी कर दी, गलत कर दिया, तो आप छोटी कन्याओं के साथ गलत कर दिया, तो आपका जो उच्च का शुक्र है वो नीच का हो जाएगा। नीच का हो जाएगा से मतलब क्या है कि फिर वो कुंडली में नीच का हो जाएगा? हाँ, नहीं, आपके कर्मों के हिसाब से शुक्र की स्थिति बदल जाएगी। लेकिन अब वो कुंडली में मुझे वो उच्च का ही दिखेगा। आपको कुंडली में किसी भी एस्ट्रोलॉजर को या आपको वो उच्च का ही दिखेगा। पर आपके कर्म खराब थे, इसलिए जो आपको अच्छा मिलना चाहिए था अच्छा नहीं मिलेगा, अब उल्टा काम करेगा। तो जैसे आपने बताया कि कर्म इसमें बहुत मैटर करते हैं, तो अगर मेरे कर्म ही मैटर करते हैं तो मैं कुंडली देखूँ ही ना। मैं सिर्फ अगर अच्छे कर्म करता हूँ, अपने जीवन में सब कुछ सही करता हूँ, कोशिश करूँगा, ज़रूरी नहीं हमेशा सही हूँ, पर अगर मैं उसको हर जगह राइट करने की कोशिश करूँ तो शायद मुझे कुंडली का सहारा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप कर्म अच्छे कर रहे हो, उससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी स्मूथ चल सकती है। बट अगर हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म खराब हैं जी, जिनकी वजह से हमें लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है या स्ट्रगल आना है, तो उसके लिए आपको कुंडली दिखाना है, कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत ज़रूरी है। कुंडली देखने के बाद आपको पिछले जन्म के कर्मों के बारे में
आपके कैसे थे, क्या था, और आगे फ्यूचर में आपकी दशाएं कैसी आएंगी, कौन सी दशा आपके लिए फेवर में रहेगी, कौन सी आपके खिलाफ रहेगी, उसके बारे में आपको एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं। एक कुंडली दिखाना एक बहुत अच्छा है। कुंडली से आपको आपके बारे में सब कुछ पता लग जाता है कि कब क्या कैसे होना है। कुछ नेगेटिव है तो उसका आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, पॉजिटिव है तो उस समय पे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अभी कर्म पे जैसे ध्यान दे रहे हैं, किसी भी कर्मों में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर चीज़ को कर रहे हैं, बट अगर आपकी कोई नेगेटिव दशा आने वाली है और नेगेटिव दशा आ गई है तो उसका फल आपको कम मिलेगा, मतलब नेगेटिव कम होगा आपके साथ, क्योंकि आपके कर्म दिखाने से कम होगा या उसके उपाय नहीं, आपके कर्म से कम हो जाएगा, कर्म से कम हो जाएगा, कर्म से कम हो जाएगा। ठीक है। पर अगर हम कुंडली दिखा के अगर ऐसा कहते हैं कि जैसे मंगल की आपका ठीक नहीं है, मंगल की दशा आपकी आने वाली है या चल रही है और आपके कर्म वैसे अच्छे हैं, जैसे अपने पेरेंट्स का आप सम्मान कर रहे हैं, फीमेल्स का आप सम्मान कर रहे हैं, नारी का सम्मान कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो ठीक है। उससे आपके जो मंगल की दशा है, कुंडली दिखाने से आपको पर्टिकुलर एक मंगल का पता लग जाएगा ओके कि आपका मंगल ठीक नहीं है, तो आप मंगल का कोई रेमेडी, कोई उपाय कुछ कर सकते हैं। ओके। उससे क्या होगा कि जो मंगल आपका गलत करना चाह रहा था या गलत होना था, वो उसमें परसेंटेज कम हो जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उपाय कर रहा हूँ किसी चीज़ का, तो उसकी वजह से जो मेरी डेस्टिनी है या फिर जो मेरा फेट है, मैं उसको या तो बदल रहा हूँ या उसको डिले कर रहा हूँ? नहीं, उपाय एक पॉजिटिव माइंड के लिए होता है जी। उपाय कोई आदमी कर रहा है तो उपाय करने के बाद ऐसा नहीं है कि 100% उसने उपाय कर दिया तो वो चीज़ें बदल जाएंगी या हट जाएंगी या ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उपाय एक पॉजिटिव सोच के लिए होता है कि मैंने ये उपाय किया है तो अब मेरे साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि मानसिक संतुलन आपका पॉजिटिव है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपके साथ जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। हाँ। अच्छा सोचोगे, अब आपने उपाय कर लिया है तो आप अच्छा सोचोगे, आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट रहेंगे कि अब मेरे साथ गलत नहीं हो सकता, मैंने उपाय कर लिया है। उपाय सिर्फ आपको पॉजिटिव लाने के लिए होता है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो आपके साथ गलत नहीं होगा जी। और जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। जैसे बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि पैसा आ रहा है घर में तो कुछ पैसे बचा के रखेंगे, खराब समय आएगा तो ये पैसा खराब समय के लिए रख लो, खराब समय काम आएगा। हाँ, तो मतलब तुम पहले ही बोल करके खराब समय आएगा, हाँ, तो उसको तुम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। हाँ, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो और आपने इनविटेशन भेज दिया उसे। जो नेगेटिव होना है उसको इनवाइट किया है, आपने खुद इनवाइट किया है और आप खुद इनविटेशन भेज रहे हैं कि हम जब खराब समय आएगा हम उसके लिए तैयार हैं, तो अब खराब समय आएगा। इसलिए नेगेटिव थॉट तो माइंड में आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप सोचोगे वही आप बोलोगे, वही और बोलोगे तो फिर वो वही होगा। जो प्रकृति है इसमें जैसी वाइब्स हमारी जाएंगी वैसा हमारे साथ होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। उपाय सिर्फ ये है कि उपाय करने से पॉजिटिव होगा तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। ठीक है। तो आपने बीच में ये भी बोला था कि ये 100% नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के जितने भी उपाय होते हैं, एस्ट्रोलॉजी होती है, वो 100% एक्यूरेट नहीं है? नहीं। क्यों? अभी बारिश का मौसम है जी। अभी फॉरकास्ट हुआ कि आज दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश होगी, तो भारी बारिश होगी, क्या सारे गली मोहल्लों में पानी भर जाएगा? नहीं। बारिश होगी, अब बारिश आपको पता लगा कि आज बारिश होनी है तो आप क्या करेंगे? बारिश से डरेंगे, घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे? आप प्रिकॉशन लेंगे। प्रिकॉशन में क्या है कि आप छाता लेके जाएंगे, गाड़ी से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो तो वहाँ टाइम अपना उस हिसाब से दोगे कि भाई रास्ते में बारिश हो सकती है तो मैं लेट आऊँगा, या घर से निकलोगे तो टाइम से निकलोगे। अब अपना टाइम सेट करोगे तो टाइम से आप वहाँ पहुँच जाओगे, आपको फॉरकास्ट से वो फ़ायदे हो गए जी। तो एस्ट्रोलॉजी से सिर्फ आपको अनुमान लगाया जा सकता है ऐसा होगा, लेकिन उसके 100% चांसेस नहीं है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। उसके सिर्फ अनुमान है कि अनुमान से ऐसा हो सकता है। अगर उसके थोड़े से उपाय कर लिए जाएं, उपाय का मतलब प्रिकॉशन ले लिया जाए तो वो चीज़ें टल सकती हैं। तो मतलब उपाय से भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते? नहीं। तो अगर आप खुद ही मना कर रहे हैं क्या तो कि उपाय से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो एक आम व्यक्ति कैसे मानेगा इस चीज़ को? नहीं, उपाय करने से चीज़ें ठीक होती हैं। अभी मैंने क्या बोला आपको कि अभी आप बारिश का फोरकास्ट था, आप बाहर जा रहे थे तो बारिश नहीं हुई या हुई, आपने क्या किया? आपने उसका प्रिकॉशन लिया ना। आप बारिश को तो नहीं रोक पाए, नहीं, छाता लेके गए आपने वो सारे काम किए। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में अगर कुछ होना है तो उसका आप उपाय करो, उसका प्रिकॉशन लो। आप प्रिकॉशन लिया तो आप बारिश में थे, बारिश में आप भीगे बट आपका सर नहीं भीगा, आप बच गए, आपके कपड़े गंदे नहीं हुए, आपके पास छाता थी,
ऐसे ही उपाय से जो काम होना है वो काम तो होगा, पर उससे आपको डैमेज ज़्यादा नहीं होगा, इतना डैमेज नहीं होगा जिससे आप अनकंफर्ट हो जाते, परेशानी हो जाए, जैसे कि जान माल का कोई खतरा हो या कोई वैसी चीज़ें हों, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। ये उसमें उपाय करने से फ़ायदे हो जाते हैं। तो वापस से शादी पे आते हैं। हाँ जी। थोड़ा हम भटक गए थे। तो अरेंज मैरिज अगर किसी को पता करनी है तो उसकी कुंडली से कैसे पता चल सकता है? जैसे आपने शुक्र का बता दिया लव मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज का कौन सा ग्रह है? अरेंज मैरिज का जुपिटर, गुरु। गुरु कहाँ पे? गुरु लग्न में है, 4th में है, 7th में है, 9th में है, 10th में है, तो अरेंज मैरिज के चांसेस बनते हैं। तो अरेंज मैरिज के चांसेस बनते हैं। तो अभी आपने मुझे बताया था कि मंगल और शुक्र साथ होंगे तो लव मैरिज का योग बनेगा, और गुरु अगर लग्न में होगा या चौथे या 7वें घर में होगा तो भी बनेगा। तो अगर किसी का गुरु लग्न में है और उसका मंगल और शुक्र भी साथ में है सेम कुंडली में, मतलब सेम तब आप लग्न क्या में? कहेंगे? हाँ, एक ही घर में है दोनों। लग्न में बैठे हुए हैं। नहीं, लग्न में नहीं बैठे, अलग बैठे हैं। हाँ, तो वो घर कौन सा? जैसे 7th हाउस में अगर शुक्र बैठे हैं तो लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। मान लीजिए 7th हाउस में शुक्र और मंगल है और लग्न में जुपिटर है, हाँ, तो अब उससे क्या होगा? उसमें संस्कारवान अच्छी लड़की से शादी होगी लव मैरिज। होगी लव मैरिज। तो ये आपने कैसे पता करा? क्योंकि देखो दोनों का योग बन रहा है, जो आपने बात बोली। तो आप लव की तरफ परसेंटेज ज़्यादा क्यों लेके जा रहे हैं अपना? क्योंकि 7th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र आपको लव मैरिज की तरफ ही लेके तो आप कह जाएगा। रहे हैं शुक्र ज़्यादा बलवान है गुरु के लग्न में होने से? नहीं, दोनों ही गुरु हैं। शुक्र भी गुरु हैं, बृहस्पति भी गुरु हैं। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो शुक्र हैं, और भगवान देवों के गुरु हैं गुरु बृहस्पति। तो दोनों ही गुरु हैं, पावर किसी की कम नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी की पावर कम है, नहीं, बट पर आपके 7th हाउस शादी का मालिक है। अच्छा, इसलिए आप कह रहे हैं। शादी के वाले घर में आपके वीनस बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, तो वो अपना काम शादी का लव मैरिज वाला कराएंगे। अच्छा, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जिनकी शादी डिले हो रही होती है, हो नहीं रही होती, तो उनका कैसे पता चलेगा कि किसी को पहले ही पता चल जाए मेरी शादी लेट होगी? अगर 7th हाउस में शनि बैठे हुए हैं तो शादी लेट होगी। अगर 7th हाउस के स्वामी शनि हैं तो शादी लेट होगी। 7th हाउस में मंगल बैठे हैं तब शादी लेट होगी। कभी कभी राहु केतु भी होते हैं तब वो भी शादी थोड़ा डिले करा देते हैं। ओके, अगर उसमें पर शनि जो आपको पार्टनर देगा वो बहुत परमानेंट, शनि कोई भी चीज़ देता है परमानेंट देता है। तो वो लेट देगा पर सारी चीज़ों को, दुनिया को देख के देगा कि आपके साथ कोई गलत ना जुड़े, अच्छे पार्टनर से आपकी शादी हो, अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आए, वो शनि देता है, बट कराता लेट है। ओके, तो क्या हम डिवोर्स भी बता सकते हैं? किसी का डिवोर्स लिखा है, हम कैसे बता सकते हैं? अगर 7वें घर में मंगल है तब भी डिवोर्स के चांसेस बनते हैं। राहु के साथ चंद्रमा है तब भी डिवोर्स के चांसेस बन जाते हैं। गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में तब भी डिवोर्स के चांसेस बन जाते हैं। ओके, तो ये सारे चांसेस रहते हैं डाइवोर्स होने के। हाँ। तो किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल भी हम देख सकते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल भी देख सकते हैं। कैसे उससे? एक्स्ट्रा मैरिटल जैसे 7th हाउस में अगर केतु है तब एक्स्ट्रा मैरिटल कराएगा। ओह, शुक्र है वो भी करा देता है, शुक्र भी एक्स्ट्रा मैरिटल करा देता है। और शुक्र और मंगल की कहीं युति है किसी भी घर में तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल करा देता है, शुक्र और मंगल। अच्छा, तो शुक्र जो के- मैं अभी आपको कुंडली का एग्जांपल दे रहा था, हाँ, तो उसमें जैसे मैंने बोला था शुक्र, अभी आपने बोला शुक्र और मंगल लव मैरिज भी है और शुक्र और मंगल एक्स्ट्रा अफेयर भी है। एक्स्ट्रा अफेयर भी है। शुक्र के साथ राहु हो तब भी एक्स्ट्रा अफेयर है। तो इसका मतलब कि जिसका शुक्र मंगल एक साथ है वो लव मैरिज भी करेगा और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल का चांस भी बनेगा। चांसेस भी बनेगा। वो थोड़ा चंचल स्वभाव हो सकता है, एक जगह स्थिर रहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो शादी से अब आते हैं सर बच्चों की तरफ। जी। तो कुछ लोग होते हैं जिनको संतान उत्पत्ति में बहुत दिक्कत होती है, उनकी संतान नहीं हो पाती, तो उसका क्या योग बनता है कि किस कारण से हम देखते हैं कि ये हो नहीं पा रहा? बच्चों के लिए हम 5वां घर देखते हैं, 5th हाउस से देखते हैं। किसी भी जातक की कुंडली अगर देख के बच्चों के बारे में बताना है तो 5वां घर देख के बताया जा सकता है। 5th हाउस की स्थिति क्या है? क्या अगर 5th हाउस ठीक है, उसमें कोई क्रूर ग्रह नहीं है, राक्षस ग्रह नहीं है, और उसके जो स्वामी है उनकी स्थिति अच्छी है, तो बच्चे होने में दिक्कत नहीं होती। नहीं होगी। अगर 5वें घर की स्थिति ठीक नहीं है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, बच्चे की कुंडली देखने के लिए दोनों पार्टनर की कुंडली देखना जरूरी है। ओके, किसी एक की कुंडली देख के आप बच्चों के लिए नहीं बता सकते। तो अगर दोनों में से किसी एक की भी कुंडली के अंदर 5वें घर में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, कोई राक्षस ग्रह बैठा है, तो दिक्कत आने के योग चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, ठीक है। दिक्कत आने के चांसेस हैं, बट जैसे एक लड़के की कुंडली में 5वें घर में राहु बैठा हुआ है,
लड़की की कुंडली में गुरु बैठे हुए हैं, तो लड़की की जो गुरु बैठे हैं वो राहु को दबाएंगे। फिर दूसरा उसके स्वामी कौन से हैं, तो राहु किस राशि में बैठे हुए हैं जी। अगर राहु जो बैठे हैं वो कर्क राशि में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं तो अच्छा फल नहीं देंगे जी। पर अगर वो मिथुन राशि में बैठे हैं या कन्या राशि में बैठे हैं तो अच्छा फल देंगे। ठीक है। तो वो उतना नेगेटिव नहीं करेंगे, नहीं होगा, फिर बच्चे manageable होने है। हाँ बच्चे होने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो आपने मुझे एक चीज़ और बताई थी कि ये भी पता चल सकता है कि इसकी पुत्री ज़्यादा होंगी, इनके पुत्र ज़्यादा होंगे, ये कैसे पता चलता ये है? पता लग जाता है कैसे? कुंडली के 5वें घर में अगर 5th हाउस को हम देख रहे हैं, 5वें घर में अगर राहु है तो बच्चियां ज़्यादा होंगी। अच्छा। शुक्र है तो पहली बच्ची ही होगी। ओके। और अगर सूर्य है तो बेटा होगा और बहुत बलवान और तेजस्वी बच्चे का घर में जन्म होगा। अच्छा। अगर 5वें घर में सूर्य है तो बहुत तेजस्वी और अच्छे बच्चे का जन्म होगा। और राहु है और राहु है केतु है तो बच्चे लेट होंगे। एक मिनट, राहु पे लड़की होती है हाँ, और शुक्र पे लड़की होती है। अच्छा, राहु और शुक्र पे। हम्म, अच्छा। और केतु है तो बच्चे लेट होंगे, अच्छा, केतु है तो लेट डिले होगा। डिले होगा। शनि है तब भी डिले होगा। शनि है तो भी डिले होगा। हम्म, तो ये तो हो गया बच्चों का हम्म, सवाल। अब आ जाते हैं, अगर मान लीजिए कोई जॉब से अपनी परेशान है, हम्म, किसी की जॉब नहीं लग रही, हम्म। अब वो कैसे अपना पता कर सकता है कि कुंडली पहले ही देख के मेरी जॉब में डिले होगा या फिर? जॉब के लिए सबसे बड़ा है शनि। शनि की स्थिति कुंडली में कैसी है, क्योंकि हमारे जो कारक ग्रह है उस जॉब का वो शनि है। जी। सबसे पहले हम शनि को देखेंगे, शनि की स्थिति कैसी है कुंडली में, पहला। दूसरा, जो दशा चल रही है वो दशा कैसी चल रही है। अभी जैसे किसी की राहु की दशा चल रही है, राहु आपके 12th हाउस में, जी। तो जॉब में थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी। अच्छा, अगर राहु की दशा चल रही है और राहु 12th हाउस में तो 12वें घर में कोई भी 6, 8, 12 घर में कोई भी स्टार अच्छा फल नहीं देता। ठीक है। तो अगर 12वें घर की दशा चल रही है, जिसका जो स्टार है वो 12th हाउस में है और तो उसकी दशा चल रही है, तो जॉब में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हो सकती है। तो आपने बोला 6, 8, 12 घर में जो भी होता है वो थोड़ा अच्छा फल नहीं देता। तो अगर 6, 8, 12 में किसी का गुरु बैठा हुआ है और वो उच्च का है तो भी वो अच्छे फल नहीं देगा? नहीं, उतना अच्छा नहीं देता। जैसे गुरु कम कर देगा वो। हाँ, गुरु लग्न में सबसे अच्छा देता है। जी। लग्न में देता है, 4th में देता है, 7th में देता है, 9th में देता है। तो जितना फल वहाँ अच्छा दे रहा है ना, उतना 6 में या 8th में या 12 में नहीं देगा। जी। पर गुरु एक अच्छा स्टार है, गुरुदेव बृहस्पति सबके गुरु हैं, तो वो उतना अहित नहीं करते, पर उतना अच्छा नहीं कर सकते। अगर वो 6 में 6, 8 12 में बैठे हुए हैं। तो आपने मेरे को बोला था कि राहु की दशा चल रही है और राहु 12वें घर में है, तो उसी केस में होगा या फिर सिर्फ 12वें घर में राहु है और दशा राहु की नहीं चल रही तब अलग सिनेरियो होगा? राहु अगर 12वें घर में है और दशा राहु की नहीं चल रही, किस स्टार की दशा चल रही है, वो कितना स्ट्रांग है उसका पड़ेगा। पर जब राहु आएगा, अंतराल में आएगा, जैसे दशा चलती है, दशा में अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आती है, जब राहु आएगा तब तक परेशान करेगा। और राहु सबसे ज़्यादा परेशान करता है सूर्य की दशा में और चंद्रमा की दशा में। सूर्य और चंद्रमा की दशा में राहु आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। जॉब के रिगार्डिंग या किसी की भी रिगार्डिंग। ओके। मानसिक संतुलन खराब करेगा, घर की स्थिति खराब होगी, क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु आता है तो उसे ग्रहण दोष कहते हैं। सूर्य के साथ राहु केतु आते हैं, उसे भी ग्रहण दोष कहते हैं। तो आपने बताया कि अभी मानसिक स्थिति खराब करेगा अगर वो एक साथ होंगे तो इसके अलावा भी और कोई वो है जिससे हम पता कर सकते हैं? पहले ही कोई देख ले मेरा डिप्रेशन का योग है या फिर चांसेस हैं मेंटल प्रॉब्लम होने के? दशा, अब जैसे दशा किसकी चल रही है, दशा जैसे किसी का 8th हाउस में चंद्रमा है, 8th हाउस में चंद्रमा है, सिंह राशि है, सिंह राशि का 8th हाउस में चंद्रमा है जी, और इसमें चंद्रमा मार्केश है। चंद्रमा मार्केश है मतलब मार्केश मतलब सिंह राशि में 8वां चंद्रमा मार्केश होता है। अच्छा। किसी जातक की सिंह राशि है जी। और चंद्रमा 8th हाउस में बैठे हुए हैं तो वो मार्केश हैं। ठीक है। अब उसमें अगर राहु की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है और चंद्रमा की दिशा में जब राहु आएगा तो वो समय बहुत ख़राब होगा, वो मार्केश बनाएगा। उस समय पर उसकी मानसिक स्थिति खराब होगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी, मान सम्मान खराब होगा, रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा कहीं भी। रोज़गार है तो वो है तो चला जाएगा, ऐसे चांसेस देखे गए। रोज़गार की भी परेशानी आएगी, फाइनेंस की भी परेशानी आएगी, आदमी बहुत परेशान हो जाता है, परेशान वाली स्थिति बनती है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। जी। ठीक है।
तो इसमें कुंडली में हम देखते हैं बहुत सारे योग भी बनते हैं, जैसे गुरु चांडाल योग, काल सर्प दोष भी होते हैं, कुछ बहुत सारे दोष भी होते हैं। तो कुछ दोषों के बारे में आप हमें बताएं, जैसे उससे ही शुरू करते हैं। काल सर्प दोष राहु से बनता है। राहु जिस घर में होता है वैसे ही काल सर्प होते हैं। 12 काल सर्प होते हैं जी। सारे काल सर्प दोष खराब नहीं होते। ठीक है। कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। वो राहु के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में राहु कौन से स्थान में है, उस हिसाब से काल सर्प दोष होते हैं। ठीक है। दूसरा, गुरु के साथ राहु जहाँ भी होते हैं तो काल सर्प दोष में नुकसान क्या होता है इंसान का? तो उससे हमारी मानसिक स्थिति खराब होगी, हमें जो हमारे भाग्य में है मिलने में डिले आएगा, डिले होगा। जो चीज़ हमारे साथ बहुत जल्दी पॉजिटिव होनी चाहिए थी वो नेगेटिव होंगी। ओके। हेल्थ खराब हो सकती है, मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। ठीक है। और गुरु चांडाल? गुरु चांडाल, गुरु की स्थिति राहु के साथ किसी भी घर में है उसे गुरु चांडाल योग कहते हैं जी। गुरु चांडाल योग होने से गुरु की जो पॉजिटिविटी है हमें मिलनी चाहिए थी, वो राहु के साथ होने से नहीं मिलती और उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में आता है। गुरु को, जैसे हमारे 9th हाउस में गुरु है, अब हमारे भाग्येश गुरु हैं और हमें भाग्य में बहुत जल्दी, ये समझो कि जैसे अगर किसी के भाग्येश गुरु हैं और अच्छी स्थिति है, कर्क राशि के गुरु हैं, तो 12 साल से ही, उसके बचपन से ही उसके भाग्य उसका एक्टिव हो जाएगा, उसका काम करना शुरू कर देगा। पर उसमें राहु बैठ गया तो गुरु चांडाल योग बन गया, तो फिर वो सारी चीज़ें डिले होंगी। ओके। और आदमी का जो जातक है उसका मन भी खराब हो सकता है, दूषित भी हो सकता है। ये गुरु चांडाल योग का। ओके। तो बहुत सारे और भी होते हैं, लक्ष्मी योग, मंगल दोष, गज केसरी योग। हाँ, चंद्रमा के साथ गुरु होता है उसे गज केसरी योग कहते हैं। चंद्रमा के साथ? चंद्रमा के साथ गुरु और चंद्रमा एक घर में होंगे उसे गज केसरी योग कहते हैं। इसमें क्या होता है? उसमें गज केसरी योग मतलब हाथी समझते हो? जी 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 बिल्कुल। गज माने हाथी। हाँ। तो गज केसरी योग का मतलब है कि उस आदमी की जो लाइफ है ना बिल्कुल हाथी की तरह चलेगी, वो मस्त चलेगा, दुनिया उसके पास आएगी, वो किसी के पास नहीं जाएगा। अच्छा। ये गज केसरी योग का फल होता है। और गज केसरी योग अगर 11th हाउस में बन रहा है तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। लग्न में बन जाए, 11th हाउस में बन जाए, 9th हाउस में बन जाए, गज केसरी योग बहुत फ़ायदेमंद होता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओके। और भी मंगल दोष हो गया, जैसे 1, 4, 7, 8, 12 इन घरों में जब मंगल होता है तो हम मांगलिक मानते हैं। इन घरों में मंगल अच्छा काम नहीं करता। जैसे लग्न में मंगल है तो आदमी को फीवर आ सकता है, चोट चपेट हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। 4th हाउस में तो माँ को कष्ट हो सकता है। ओके। 7th हाउस में तो पार्टनर को कष्ट हो सकता है। 8th हाउस में तो आपको फिर चोट चपेट, एक्सीडेंट, आग से जलना। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, जैसे कोई खाना बना रहा है तो हाथ जल गया। हाँ। वो जलेगा ही तब अगर उसका मंगल ठीक नहीं होगा। कभी इसका मंगल ठीक नहीं है। जैसे 8th हाउस में मंगल है तो उसको फालतू में उसके हाथ पैर जलते रहेंगे, कहीं चोट लग गई, कोई स्कूटर स्लिप हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। हाँ, ऐसा भी है। हाँ। और 12 में घर में मंगल है, 12th हाउस में मंगल है तो घर बनने में दिक्कत होती है। जैसे किसी के पास घर नहीं है तो 12 में घर में मंगल है तो उसका घर बनने में टाइम लगेगा, अपना घर होना उसके लिए थोड़ा सा डिले करेगा। ओके। किराया, बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, पूरी लाइफ उन्होंने रेंट पे ही निकाल दी। हाँ, किराए के घर में निकाल दी। तो वो मंगल। अच्छा, किराए के घर पे? किराए के घर में रहते ठीक है। किराए के पैसा बहुत है। मेरे भी कई जानने वाले हैं जिनके पास पैसा बहुत है पर उनका अपना घर नहीं है। गाड़ियां हैं, सब कुछ है, बहुत पैसा है, पैसे वाले लोग हैं, पर अपना घर नहीं है। तो अभी मुझे वो मिले थे, मुझसे पूछ रहे थे, तो मुझे बताओ कि मेरा घर क्यों नहीं बन रहा। मैंने आपका मंगल 12 में घर में पहुंच गया है, इसलिए डिले का हो रहा है। एक बार और बच्चों की कुंडलियाँ देखेंगे फिर बताएंगे कि किसके नाम से जल्दी हो सकता है। कि बच्चा अगर लेना चाहे तो उसको उनके नाम से जल्दी हो सकता है, हम जल्दी ले सकते हैं। क्योंकि जिसका 12 में घर में मंगल होगा उसका अपना घर बनता है मंगल और शनि से। जिनका शनि और मंगल अच्छा होगा उनका घर बहुत जल्दी और अच्छा बन जाएगा। ओके। मंगल शनि के साथ शुक्र अच्छा होगा तो घर में सारी सुख सुविधाएं होंगी, पूरा डेकोरेट बहुत अच्छा होगा। राहु अच्छा होगा तो घर में सारी सुख सुविधाएं होंगी, जितनी अत्याधुनिक। अच्छा जी। जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो राहु देगा, लग्जरी। अगर शनि, मंगल, शुक्र, राहु अगर ये अच्छे हैं तो घर बहुत आलीशान, बहुत सुख सुविधाओं वाला, सारी लग्जरीज उसमें होंगी, बहुत अच्छा वेल सेटल्ड होगा। तो क्या हम एक्सीडेंट्स या फिर एक्सीडेंटल डेथ के बारे में बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। कैसे? वैसे आयु 8th हाउस से देखते हैं
किसी भी जातक का 8th हाउस जो 8वां घर होता है, 8वां घर आयु का होता है। ओके 8 हाउस की स्थिति देख के हम बता सकते हैं कि अल्प आयु हो गया, पूर्ण आयु है, क्या है। ओके और उसकी स्थिति क्या है चल रही है, उसमें दशा क्या चल रही है, फ्यूचर में दशा कैसी आ रही है, उसके हिसाब से बताया जा सकता है कि इनका एक्सीडेंट हो सकता है या एक्सीडेंट होने के चांसेज हैं, एक्सीडेंट में किस स्थिति तक जा सकती है बात। कि एक्सीडेंट हुआ एक तो एक भाई चोट चपेट जैसे हो गया, ठीक है, एक है कि डेथ तक जैसे हो जाती है बात बहुत चली से गई। लोगों की, तो वहाँ तक भी आदमी बता सकता है। तो मैं नहीं बताता हूँ, किसी की डेथ नहीं बताता हूँ, नहीं डेथ तो अब जाहिर सी बात है नहीं बतानी चाहिए भी। नहीं बताता भी नहीं। जी पता चल जाती है। हाँ पता चल जाती है, पता तो बहुत कुछ चल जाता है पर हम लोग नहीं बताते। नहीं आपने जैसे बोला पता चल जाता है, तो क्या एक टाइम स्पैन पर चल जाता है कि इतने से इतने के बीच में हो सकती है, संभावना है? पता चल जाता है। जैसे कोई टाइम पीरियड है उसमें पता लग जाता है कि इतनी एज है। कि कुंडली ये कहना चाह रही है, एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है। एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है, वो कुंडली देख के फिर हमें परेशानी भी होती है, हम भी परेशान होते हैं कि अभी कुंडली देखी थी और ये ऐसा है, इसके साथ ऐसा होना है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा। तो जैसे मान लीजिए किसी का निकलता है तो फिर आपको पता चल गया देख के कि इसका तो ये दिक्कत आ रही है, तो फिर आप उसको कैसे डील करते हैं उस क्लाइंट को? मैं उसको सिर्फ उपाय बता देता हूँ जी कि आप ये उपाय करो, ये बताऊँगा नहीं कि आप क्यों करो। उन्हें बस ये बताया जाएगा आपका जैसे कोई जो स्टार, जिस स्टार की वजह से मार्केट बन रहा है उस स्टार की रेमेडी बता दूंगा। इस स्टार की आप रेमेडी करो, इसका मंत्र पढ़ो, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे दर्शन करके आओ। जैसे किसी का काल अभी जैसे ग्रहण दोष है जी तो सोमनाथ चले जाओ। किसी की आयु से संबंधित कोई चीज़ें आ रही हैं तो महाकालेश्वर दर्शन कराओ। जी वो चीज़ें मैं बता देता हूँ, पर ये नहीं बताऊँगा कि आपका ये डेथ होनी है या ऐसा होना है तो तो आप आप ऐसा उनको करो। ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि गाड़ी थोड़ा संभाल के चलाना? हाँ वो तो चला, इतना तो बोल देते हैं ये थोड़ा सा ड्राइव करते समय ध्यान रखो, कम स्पीड में चलाना, जी ज़्यादा रफ ड्राइव नहीं करें, अभी समय थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि बहुत कुछ हम कुंडली से पता कर सकते हैं, तो क्या कुंडली के सहारे ही चल सकता है इंसान? नहीं, कुंडली से 80% तक पता चल सकता है, जी 20% और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पितृ हैं, ग्रह, नक्षत्र हैं, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आपके पितृ कैसे हैं, आपके कर्म कैसे हैं। अगर पिछले जन्म के कर्म हैं उसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है। जी इस जन्म में अगर पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में कोई भी स्टार अगर नेगेटिव है और इस जन्म में आप उस स्टार की रेमेडी कर रहे हो, कोई उपाय कर रहे हो या उसके कर्म अच्छे कर रहे हो, तो वो उसको जितना आपका डैमेज करना चाहिए उतना डैमेज नहीं करेगा। करेगा। जैसे बरसात में आप छाता लेके निकल रहे हो तो आप बच गए, तो इस उपाय करने से एस्ट्रोलॉजी, आप एक तरीके से छाता लेके निकल रहे हो हाँ एक छाता, एस्ट्रोलॉजर ये है कि अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो वो आपको उतना डैमेज नहीं होने देगा। होंगे सारे काम, पर इफेक्ट कम होगा, सारे काम होंगे। अभी हमारे एक जानने वाले हैं, वो जा रहे थे, उन्होंने पता नहीं कैसे एक नींद आई और गाड़ी पलट गई। अच्छा फिर? अब उसमें 4 लोग थे, चारों सही ठीक सारा कुछ हो गया। तो वो अपने गुरुजी से मिल के जा रहे थे, तो गुरुजी को उन्होंने फ़ोन किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है और ये हो गया है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, गाड़ी ख़त्म हो गई। तो गाड़ी ख़त्म हो गई यहाँ तक तो ठीक है, पर जो 4 लोग थे वो चारों सेफ हैं, जिंदा है। तो गुरु से या उपाय करने से इतना हो जाता है कि आप होगा, एक्सीडेंट तो हुआ पर आप बच गए, जो आपको चोट लगनी शायद वो आप बच गए, चारों लोग बच गए, ये हो जाता है आपके साथ उपाय से। जिंदगी बच गई। अगर कोई कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होगा, पर उससे आपको टाल तो नहीं सकते आप टाल नहीं सकते, पर उससे आपको डैमेज उतना नहीं होगा जितना वो चाह रहा है। जी ये उपाय और ये एस्ट्रोलॉजी काम करती है। तो आपने बात करते करते मुझसे बहुत बार बोला नक्षत्र के बारे में कि आप नक्षत्र भी देखते हैं। हाँ, तो नक्षत्र में क्या देखते हैं आप? जैसे 27 नक्षत्र हैं जी। अब नक्षत्रों के स्वामी अलग है। हाँ जी। अब सबसे पहले हम कोई कुंडली देखते हैं तो कुंडली में राशि क्या है, राशि का स्वामी कौन है, नक्षत्र कौन सा है, उसका स्वामी कौन है। जो हमारी लाइफ है वो सिर्फ कुंडली के चार्ट पे नहीं चलती। अब जैसे नक्षत्र का स्वामी अपोजिट है और राशि अपोजिट है, जी, फिर क्या होगा? तो बैलेंस करने में चीज़ें नहीं उतनी मैनेज होंगी, उतना पॉजिटिव नहीं होगा। अब फिर दशा क्या चल रही है। एक कोई कुंडली आप देख रहे हो, किसी का भी कुंडली देखी जाएगी, तो कुंडली देखने में पहले सबसे पहले आपने चार्ट देखा जी। चार्ट के बाद आपने अपनी राशि देखी कि राशि क्या है, चार्ट क्या है। अब उसके बाद नक्षत्र कौन सा है, अब राशि का स्वामी क्या है, नक्षत्र का स्वामी क्या है, फिर उसके बाद आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इन 27 नक्षत्र में कौन सा
सबसे अच्छा नक्षत्र मैं कह सकता हूँ होगा कि इसमें जन्म हो तो पुष्य नक्षत्र इसमें सबसे अच्छा कहते हैं। जी उसका स्वामी शनि है। जी पुष्य नक्षत्र को सबसे अच्छा मानते हैं। वैसे तो सारे नक्षत्र अच्छे हैं, ऐसा हम किसी को खराब नहीं कह सकते कि ये नक्षत्र अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे इंसान अच्छे हैं। अभी हम नहीं कह सकते आंसू जी ठीक नहीं है, वो ठीक है, हाँ, ऐसा वो तो नहीं है। डेफिनेटली सब अच्छे हैं। आप भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, सब ठीक हैं। बट पुष्य नक्षत्र सबसे बेस्ट माना जाता है। उसका स्वामी शनि है। पुष्य नक्षत्र में जन्मा कोई भी बच्चा वो एक बहुत आगे बढ़ता है, बहुत संस्कारवान होता है, बहुत चरित्रवान होता है और एक पर्टिकुलर उस अनुशासन बहुत स्ट्रांग होता है उसका। डिसिप्लिन, ओके उसका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होगा, डिसिप्लिन में होगा। अगर 5 बजे बोला है तो 5 बजे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया के 5 बजे बोल रहे हो 7 बजे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब मैं पुष्य में तो नहीं हुआ। ठीक है, मैं तो 5 बजे बोल के 5 बजे निकलता हूँ। ठीक है, ओके ठीक है। तो आपने इसमें पितृ का भी रोल बताया था। पितृ का क्या रोल रहता है? पितृ का रोल ये होता है हमारे जीवन में जो पितृ हैं, जैसे कोई 2 लोग हैं जी, पृथ्वी 3 लोग हैं, सॉरी, पृथ्वीलोक, देवलोक, पितृलोक। मृत्युलोक है ये पृथ्वी जिस पे हम लोग रह रहे हैं। एक देवलोक है जहाँ भगवान रहते हैं, भगवान बिल्कुल। एक पितृलोक है जो आदमी कोई किसी की भी डेथ होती है उसे तुरंत आत्मा जब जन्म नहीं मिलता तो उतना टाइम वो पितृलोक में रहती है। या किसी की कोई वैसे अचानक मृत्यु हो जाती है जो पूरी एज नहीं ले पाते, जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया या एक्सीडेंट हो गया या कोई भी अकाल मृत्यु जिसकी हो गई। अकाल मृत्यु वाले को जितना टाइम उसको जीना था मृत्यु लोक में उतना टाइम वो पितृलोक में रहेगा जी। वो आत्माएं वहाँ रहती हैं, आत्मा हैं जी बिल्कुल है, और वो काम करती हैं। तो हम जैसे किसी के परिवार में, किसी की फैमिली में किसी की अकाल मृत्यु हो गई जी, या मृत्यु के बाद जो संस्कार होते हैं वो ठीक से नहीं हुए तो उसका मोक्ष नहीं हो पाता, फिर वो दोबारा जन्म नहीं हो पाता, वो पितृ लोक में भ्रमण करते रहते हैं। ओके। तो अगर वो पितृ अगर आपका कुछ आपने उनका जैसे हर अमावस को पितृ का दान करना चाहिए, हर चीज़ें करनी चाहिए, पितृ का कुछ नहीं किया तो वो नाराज़ हो सकते हैं। नाराज़ हुए तो वंश वृद्धि जो हो रही है, बच्चे जो आप अभी पूछ रहे थे, 5th हाउस में बच्चे, तो अगर पितृ भी नाराज़ होंगे तो बच्चे होने में दिक्कत होगी, कैरियर में दिक्कत होगी। पितृ के नाराज़ होने से बच्चे ना होने में कैसे दिक्कत हो सकती है? क्योंकि वो आप आगे बढ़ने नहीं देंगे आपको। कैसे? वो अपनी पावर है उनकी जी, वो उनकी अपनी पावर है। वो अपनी पावर से आपके बच्चों वंश को आगे बढ़ने में दिक्कत करेंगे, आपके कैरियर को बढ़ने में दिक्कत करेंगे, आपकी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए उसे वो रोकेंगे। ओके। तो पितृदोष भी एक बहुत बड़ा है। अगर मान लीजिए कोई आजकल का बच्चा है जो ये सब तो शायद वो नहीं करते होंगे या नहीं मानते होंगे, वो नहीं कर रहा हो ये सब, तो उसको तो फिर लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। नहीं, देखो ऐसा तो नहीं है कि नहीं मान रहे, आजकल के भी बहुत मान रहे हैं हमारे पास। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नहीं मान रहे। जो नहीं मान रहे वो एक समय के बाद मानना शुरू कर देते हैं। कुछ समय होता है कि ठीक है नहीं मान रहे, पर एक समय ऐसा आता है जब एकदम से कोई बहुत शौक लगता है ना, तो फिर मानना शुरू कर देते हैं। बचपन में या किसी भी वजह से कुछ ऐसा है कि नहीं मान रहे, पर एक समय ऐसा आता है कि फिर मानना शुरू कर देते हैं। तो मनीष जी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और होप हमारे काफ़ी सारे सवाल थे उसके जवाब ऑडियंस को मिल गए होंगे, उनको काफ़ी कुछ समझ आया होगा इस पॉडकास्ट से, और आई होप ये काफ़ी नॉलेजेबल पॉडकास्ट रहा होगा। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू आशु जी, थैंक यू सो मच।